हाँ, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अदर स्पेशल मैट्रिसेस। सो ये आज का डिस्कशन है कि यूनिटरी मैट्रिसेस क्या है और कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं वो क्या होते हैं। सो ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा यूनिटरी मैट्रिसेस के ऊपर, एंड देन वी विल डिस्कस सम अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लाइक हर्मिशियन, सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल एंड सो ऑन, जो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई विल क्विकली गो थ्रू द फेमस टाइप्स ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस। सो कल हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर डिस्कशन की हुई थी, और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हमने इस तरह डिफाइन की हुई थी कि वो मैट्रिसेस जिनके जिनके लिए ये कंडीशन ओबे होती हो, जिनका Q into ट्रांसपोज Q transpose into Q. मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आइडेंटिटी उससे आइडेंटिटी आता है, देन इस तरह के मैट्रिसेस को क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल इस मैट्रिक्स। तरह के मैट्रिसेस को कहा जाता है Orthogonal. ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहा जाता है। और डेफिनेशन हमने इस तरह किया हुआ था कि अगर आपके पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं, सपोज ये वाले, लेट्स सपोज ये 3 by 3 मैट्रिक्स हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, तो इनके कॉलम्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं और उनका Orthogonal. उनका Or- नॉर्म जो है बेसिस वो 1 होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कॉलम का मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले तो वो 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले तो 1 होगा, और इस थर्ड कॉलम का मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले तो 1 होगा। लेकिन अगर आप इनका आपस में इनर प्रोडक्ट फाइंड कर ले, कॉलम 1 और कॉलम 2 का, तो इससे 0 आएगा। सिमिलरली कॉलम 2 और कॉलम 3 का करें Orthonormal basis. तो हाँ, तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएंगे। तो कल का डिस्कशन इसी के ऊपर हुआ था। तो कल हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन की हुई थी, और फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब आज का जो जो लेक्चर है, दैट्स अबाउट यूनिटरी मैट्रिसेस। अब यूनिटरी मैट्रिसेस एग्जैक्टली ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ही होते हैं, बट उनकी जो एंट्रीज होती है या उनके रोज और कॉलम्स जो होते हैं वो यूजुअली होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ जनरलाइजेशन, कम्प्लेक्स जनरलाइजेशन। यूनिटरी मैट्रिसेस क्या है? इट्स अ कम्प्लेक्स जनरलाइजेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अगर आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं वो कम्प्लेक्स हो जाएं, तो फिर उस तरह का जो मैट्रिक्स बनता है वो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ जनरल टर्मिनोलॉजी एज कंपेयर टू ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल के एंट्रीज जो होती हैं, उनके कॉलम्स और रोज जो होते हैं वो यूजुअली रियल एंट्रीज होती हैं। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो है, क्यों, दे आर n by n रियल मैट्रिसेस। ठीक है, लेकिन जो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं, यूनिटरी इज जस्ट a generalization of orthogonal। तो यूनिटरी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, यू से, कैपिटल यू से या स्मॉल यू से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनका डेफिनेशन ये होगा, यू डैगर, यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और यू डैगर क्या है? यू डैगर इज इक्वल complex टू Q transpose and its transpose complex यू conjugate. into U ट्रांसपोज, complex conjugate यू ट्रांसपोज प्लस along with complex conjugate प्लस कम्प्लेक्स conjugate कंजुगेट। तो डैगर के अंदर दो ऑपरेशन है। silk. ये जो डैगर है इसके अंदर दो ऑपरेशंस है, आपको ट्रांसपोज भी लेना होगा प्लस आपको कम्प्लेक्स कंजुगेट भी लेना होगा। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का डैगर ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर ले उसी मैट्रिक्स के साथ, और प्रोडक्ट से आइडेंटिटी आती है, देन द मैट्रिक्स विल बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स। Unitary matrix. ठीक है, तो यूनिटरी मैट्रिसेस इस तरह से हैं कि यूनिटरी मैट्रिसेस दे बिलोंग टू, ये n बाई n कम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं, सिर्फ यही फर्क है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो हैं, दे आर n बाई n रियल Real. मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, फर्क सिर्फ कम्प्लेक्स और रियल का ही है, बाकी सब कुछ सेम है। जो प्रॉपर्टीज हमने इसके लिए पढ़ी थी वो ऑर्थोगोनल के लिए जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो यूनिटरी के लिए भी है। तो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवा लेता हूँ कि यूजुअली इन क्वांटम मैकेनिक्स हम यूनिटरी मैट्रिसेस यूज करते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का जो हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस इज अ Complex vector. कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, और उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो भी यूजुअली कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उसके जो मैट्रिसेस होते हैं वो भी कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑर्थोगोनल की बजाय मैट्रिसेस जो यूज होती है वो यूनिटरी मैट्रिसेस यूज होती है, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो मैट्रिसेस यूजुअली यूज होती है,
क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर कौन सी मैट्रिसेस यूज होती है? यूनिटरी सुपर यूनिटरी मैट्रिसेस इन क्वांटम मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपके पास वेक्टर स्पेस यूजुअली होता है रियल वेक्टर स्पेस, और वहां पर मैट्रिसेस यूज होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए या रिफ्लेक्शन के लिए या जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो काम आप ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस से लेते हैं, और ये रियल मैट्रिसेस है सिर्फ। और लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूजुअली सारी मैट्रिसेस जो यूज होती हैं वो यूनिटरी होती है, क्योंकि आपका जो हिल्बर्ट स्पेस है इन जनरल दिस इज अ कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो स्पेसेस हैं दे आर जनरली रियल वेक्टर स्पेसेस। सो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़, यूनिटरी मैट्रिसेस, अगर आप यूनिटरी किसी मैट्रिक्स के लिए अगर आप यूनिटरी का टर्म यूज करते हैं तो यूनिटरी का टर्म ज्यादा जनरल है एज कंपेयर टू कम्प्लेक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट सपोज उसके रियल एंट्रीज हैं, लेट से मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट सपोज एक मैट्रिक्स में लेता हूँ ए, इस तरह से। अब आप इस मैट्रिक्स को देख ले, इसके जो कॉलम्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, और हर एक कॉलम का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। इस मैट्रिक्स को स्पेशल, इसका अपना एक स्पेशल नाम है, दिस इज कॉल्ड हेडमार्ट ट्रांसफॉर्मेशन या हेडमार्ट ऑपरेटर या हेडमार्ट मैट्रिक्स, और ये यूजुअली यूज होता है क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर, बहुत ज्यादा यूज होता है। सो हेडमार्ट मैट्रिक्स या हेडमार्ट ऑपरेशन जो है या हेडमार्ट ऑपरेटर जो है, ये इसको इसके अगर आप यहाँ पर इसकी एंट्रीज देख ले, इस केस में जो मैंने लिखा हुआ है ये एंट्रीज सारी रियल है, लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं कि ये हेडमार्ट मैट्रिक्स क्या है? दिस इज क्वांटम यूनिटरी, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। और क्योंकि यूनिटरी एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, तो अगर आप किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स इंटरचेंजली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यूनिटरी का जो लफ्ज है वो ज़्यादा जनरल है, वो ज़्यादा वास्ट उसका स्कोप है एज कंपेयर टू ऑर्थोगोनल। क्योंकि आपके पास जो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स स्पेस जो है, रियल इज अ सब स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स complex। स्पेस। ठीक है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को यूनिटरी कह लेते हैं, बेशक उनकी एंट्री रियल हो, तो दैट विल नॉट बी a wrong statement, ठीक है। सो यूजुअली इन क्वांटम मैकेनिक्स यू विल नॉट फाइंड दिस वर्ड, ये जो ऑर्थोगोनल का वर्ड है ये ज्यादातर यूज ही नहीं होता। देयर दे यूज जस्ट द जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है। सो the bottom line here is that unitary matrices are not new matrices, they are just complex generalization of orthogonal matrices। तो अब कल के लेक्चर के अंदर हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एग्जैक्टली उसी तरह की प्रॉपर्टीज इनकी भी है। सो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। कोई क्वेश्चन है? सर कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है सर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस। यूनिटरी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वही है जो कल हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए डिस्कस की थी। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए इस चीज़ को मैंने ज्योमेट्रिकली, ये सारी प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब की थी और उनका प्रूफ भी किया हुआ था। अब मैं इसको यहाँ पर प्रूफ नहीं करूँगा, जस्ट उसी आइडिया को हम जनरलाइज करेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी ये है कि यूनिटरी मैट्रिसेस प्रिजर्व द नॉर्म एंड द इनर प्रोडक्ट। अगर आप किसी वेक्टर के ऊपर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं या यूनिटरी मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिटरी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। और अगर दो वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, लेट से फाई है, और दूसरा वेक्टर साई है, तो इनका इनर प्रोडक्ट लेट सपोज ऐसा है। तो अगर आप इनके ऊपर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई भी कर ले, लेट सपोज इसके ऊपर भी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ले और दूसरे के ऊपर भी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ले, और उसके बाद इनका इनर प्रोडक्ट ले ले। फॉर एग्जांपल ऐसा, इस तरह कर ले, ये दोनों बराबर होंगे। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप किसी मैट्रिक्स का ले भी ले, दो मैट्रिसेस का, तो उसके इनर प्रोडक्ट
के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। बिफोर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इनर प्रोडक्ट विल बी द सेम। तो इसको हम कहते हैं कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वेक्टर का नाम भी चेंज नहीं करते, उसका लेंथ भी चेंज नहीं करते और उसके इनर प्रोडक्ट को भी चेंज नहीं करते अगर दो वेक्टर्स के ऊपर आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। सो अब कल हमने डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं और वो रोटेशन यूजुअली रियल वेक्टर स्पेसेस के अंदर होता है। तो यूनिटरी मैट्रिसेस क्या करते हैं, ये कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। सो यूनिटरी मैट्रिसेस आर द रोटेशन मैट्रिसेस इन द कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं बिल्कुल क्विकली जाऊंगा क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम ऑर्थोगोनल के लिए बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का जो लेक्चर है वो मस्ट है इस लेक्चर के लिए। वो आपने ऑलरेडी, इस वजह से मैं स्ट्रेस कर रहा था कि अगर वो लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है ऑर्थोगोनल का तो यू विल नॉट फॉलो दिस लेक्चर, क्योंकि ये सारा उसी का एक्सटेंशन है। हम सिर्फ रियल वेक्टर से कम्प्लेक्स वेक्टर्स या रियल वेक्टर स्पेस से कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस में मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस हैज अ नॉर्म इक्वल टू 1। अगर आपके पास U एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो, और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा। 1 के बराबर। ठीक है, तो जिस तरह कल हमने बात की थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए क्या था, उसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैग्नीट्यूड अगर 1 Q आ एक रही। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो Q का डिटर्मिनेंट क्या था, अगर Q 1 और ऑर्थोगोनल है -1। सो ऑर्थोगोनल के लिए ये +-1 था। लेकिन जब आप इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं तो अगर इसके साथ कोई कम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पर आते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी एंट्रीज कम्प्लेक्स है, तो अगर आपके डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर कम्प्लेक्स भी आता है तो आपने उसका मॉड्यूलस लेना होगा। और यूजुअली डिटर्मिनेंट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फिजिकल एप्लीकेशंस, तो इस वजह से इसका मॉड्यूलस लेना भी लाजमी होता है कि हम उसको रियल में कन्वर्ट कर लें। सो अगर आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर आ भी जाए बट व्हेन यू टेक द मॉड्यूलस देन यू गेट द मैग्नीट्यूड एज अ 1। तो यूनिटरी मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट का मॉड्यूलस 1 होता है। सिमिलरली आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस आर कम्प्लेक्स नंबर्स हैविंग मॉड्यूलस ऑफ यूनिटी 1 या यूनिट मॉड्यूलस होता है इनका। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो होते हैं, यूनिटरी मैट्रिसेस जो होते हैं, यूनिटरी मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं। लेकिन ऐसी इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं कि जब आप उनका मॉड्यूलस फाइंड कर ले तो मॉड्यूलस 1 आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है लेट्स से साई, और U मेरे पास एक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है और मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँ तो इस तरह का सिचुएशन होगा। ये अब इस इक्वेशन को आप देख लें, दिस इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन जिसके अंदर ये ऑपरेटर है, ये स्टेट है और ये आइगन वैल्यू है। यस सर। लेकिन इस आइगन वैल्यू का अगर आप मॉड्यूलस ले ले, आइगन वैल्यू इज इक्वल टू E आयोटा लैम्डा, इसका मॉड्यूलस अगर मैं ले लूँ सो E आयोटा लैम्डा का मॉड्यूलस क्या होगा, इसका मॉड्यूलस ये होगा, so this is equal to, so this is what we mean by this line कि जो आपके पास यूनिटरी मैट्रिसेस हैं उनकी आइगन वैल्यू यूजुअली क्या होती है, कम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन उन इस तरह की कम्प्लेक्स होती है कि जब आप उनका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, दिस इज मॉड्यूलस, जब उसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है या यूनिट मॉड्यूलस के आते हैं। तो हमेशा आपके पास यूनिटरी मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज इस तरह के होंगे कि जिनका इनका मॉड्यूलस 1 होगा। और 1 मॉड्यूलस इस वजह से ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग मॉड्यूलस 1 का मतलब यह है कि आपके वेक्टर का लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगा। ये नहीं जो होगा। स्टेट है, ये स्टेट और ये स्टेट, इनका लेंथ या इनका नॉर्म सेम होगा, या इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटीज कंजर्व रहेगी, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं जब उन कोफिशिएंट का आप स्क्वायर करते हैं, स्टेट सपोज कोई स्टेट इस तरह से है C1 phi1 प्लस C2 phi2 प्लस C3 phi3, ये 3 डायमेंशनल स्टेट है। 3। तो प्रोबेबिलिटीज आप कैसे फाइंड करते हैं, Cn mod स्क्वायर से,
और ये आपको प्रोबेबिलिटी देता है किसी भी स्टेट की। इसमें इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो C1 स्क्वायर के बराबर होगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, C2 स्क्वायर, और इसकी क्या, इस स्टेट की, वो C3 मॉड्यूलस स्क्वायर के बराबर होगी। तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो जब आपका नॉन कंजर्व रहता है यूनिटरी मैट्रिसेस अप्लाई करने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज कंजर्व रहती हैं। अगर नॉन कंजर्व नहीं रहता तो फिर ये जो Cn स्क्वायर है, जब आप इसको पूरे को सम करते तो ये 1 के बराबर फिर ना आता, और ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोस्टुलेट है वो वैलिडेट नहीं रहता। सो यूनिटरी मैट्रिसेस हैव आइगन वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलस 1, होती कम्प्लेक्स है लेकिन उसका मॉड्यूलस 1 के बराबर होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन प्रॉपर्टीज तो और भी है, बट सर मैं इधर सिर्फ तो इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टॉप करूंगा। जी पूछे। सर ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आइगन वैल्यू का, तो अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन हो तो इसका मॉड्यूलस भी बनाएगा? नहीं, ये होगा ही इसी तरह, हमेशा इसी तरह, इसके इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन नहीं आ सकता। समझ रहे हैं बात? ये हमेशा यस इसी सर। तरह का फंक्शन आएगा। फंक्शन जिस तरह भी कम्प्लेक्स आएगा, लेकिन उसका इस तरह का फंक्शन अलाउड होगा जिसका मॉड्यूलस क्या हो, 1। 1 के बराबर हो। उसी तरह का फंक्शन इसके साथ आ सकता है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ ग्लोबल फेज। अगर आप किसी स्टेट के ऊपर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, सो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, एक ग्लोबल फेज ऐड करता है आपके स्टेट के साथ, उसका फेज चेंज कर जाता है। बाय दैट आई मीन ज्योमेट्रिकली कि उसका एंगल चेंज हो जाता है। अगर आपका वेक्टर पहले से किसी एक डायरेक्शन में है फेजर। ज्योमेट्रिक, हाँ, तो उसके साथ एक ग्लोबल फेज ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, विच इज गिवन बाय दिस नंबर, ये जो आइगन वैल्यू है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। सही है। देन जो लास्ट प्रॉपर्टी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आइगन वेक्टर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस corresponding to different eigenvalues are orthogonal. This is really important, so let me focus on this. कि यूनिटरी मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यूज, जो आइगन वेक्टर्स होते हैं, आइगन वेक्टर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होते हैं, दे आर ऑर्थोगोनल। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसके बहुत बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं। इसी आइडिया को हम यूज करते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन टुडेज लेक्चर। अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, सो वी कैन दिस कैन मेक द कैलकुलेशन वेरी इजी। इफ यू रिमेंबर के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए हमने इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, फाई एन कैनोनिकल डेल्टा यहाँ पे अप्लाई होता है। यस। तो अगर अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हो या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो, तो उनके उनके साथ डील करना या उसके अंदर काम करना बहुत आसान हो जाता है। सो यूनिटरी मैट्रिसेस के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं अब फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज, वो ऑर्थोगोनल होते हैं। वी विल प्रूफ दिस व्हेन वी डिस्कस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इन डिटेल। मे बी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के ऊपर होगा। सो इस थ्योरम को हम एक दफ़ा प्रूफ कर लेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और ये जो थ्योरम है, ये वाला कि आइगन वेक्टर्स ऑफ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस या यूनिटरी मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज और ऑर्थोगोनल, ये सिर्फ यूनिटरी मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं है, ये और भी 2 मैट्रिसेस हैं जिनके लिए ये ट्रू है, और वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक है सिमेट्रिक मैट्रिसेस और दूसरे हैं हर्मिशियन मैट्रिसेस। ये 2 मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनके लिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी, ये वाली, ये प्रॉपर्टी इन 2 मैट्रिसेस के लिए भी ट्रू है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करना, अगर हम इसको एक के लिए प्रूफ कर ले, सो देन यू कैन से कि ये सबके लिए है। प्रूफ जनरल है एक तरह का। अगर आप यूनिटरी के लिए प्रूफ कर ले, या हर्मिशियन के लिए प्रूफ कर ले, या सिमेट्रिक के लिए। सो यूजुअली क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस थ्योरम को या इस प्रॉपर्टी को, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं यूजुअली for Hermitian matrices, but this is true for unitary matrices, it's true for symmetric matrices, जो आज हम formally रिवाइज कर लेंगे कि यूनिटरी और हर्मिशियन और सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटेशन, ये यूनिटरी मैट्रिसेस और उनकी प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है, सो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्विच टू द नेक्स्ट पेज।
सर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस, सर एक का मॉड्यूलस आप ले लो। फॉर एग्जांपल हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया जिससे हमारे पास 5 + 5 आयोटा आ गया, जी जी, इसका मॉड्यूलस हम यहाँ पर किस तरह फाइंड वो नहीं करेंगे? होगा, वो पॉसिबल ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं? अगर सिर्फ यूनिटरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, आएगा, उसके अगर साथ अगर 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 यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसके लिए 5 + 5 आयोटा नहीं आएगा डिटर्मिनेंट। मीन्स कि देखें, सिर्फ कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर कम्प्लेक्स आता भी है तो उसका मॉड्यूलस 1 होगा। दिस इज दिस इज व्हाट आई एम यस सेइंग हियर। सर। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है? सो नहीं है सर। लेट मी। हाँ सर। यस हाँ, सर। यूनिटरी मैट्रिसेस के यूजेस क्या हैं? यूजेस तो काफ़ी सारे हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स इन जनरल जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो यहाँ पर लिस्ट हुई हैं। सो 3 यूजेस ऐसी हैं यूनिटरी मैट्रिसेस की जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। फर्स्ट जो यूज है दैट इज इन चेंज ऑफ बेसिस, और ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। इन क्वांटम मैकेनिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू चेंज योर बेसिस। आप अपने बेसिस को चेंज करते हैं, एक बेसिस से दूसरे बेसिस में अपने स्टेट को कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है चेंज ऑफ बेसिस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टेट है, लेट्स सपोज साई एक स्टेट है, C1 phi1 और C2 phi2, ये बेसिस हैं, phi1 और phi2 बेसिस है, और आप इसी स्टेट को लिखना चाहते हैं। अब इसके कोई कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ये C1 और C2 की कोई वैल्यू होगी। तो लेट्स सपोज आप इसी वेक्टर को दूसरे बेसिस में लिखना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप बेसिस यूज करना चाहते हैं chi1 एंड chi2, ये डिफरेंट बेसिस हैं। अब इसी वेक्टर को, कि आपका वेक्टर वही रहे, आपका स्टेट उसी तरह का, उसका नाम वही रहे, लेकिन वो डिफरेंट बेसिस के अंदर आप लिख ले, तो फिर उस बेसिस के अंदर इसके में ये वाले जो कंपोनेंट्स है ये चेंज हो जाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी डिड यस्टरडे, कि अगर आप अपने एक्सिस को चेंज कर लें, कल हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी, एक थी एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन और यस दूसरी सर। थी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप अपने एक्सिस को आप रोटेट कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, कि अगर आप अपने एक्सिस रोटेट कर लेते हैं या एक्सिस चेंज कर लेते हैं, तो एक्सिस चेंज करना मीन आपने अपने बेसिस चेंज कर लिए। तो एक बेसिस के अंदर वेक्टर के एक कंपोनेंट होंगे, लेकिन उसी तरह का वेक्टर अगर आपको दूसरे बेसिस में चाहिए उतने ही लेंथ का, तो उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट आएंगे। इस चीज को कहा जाता है चेंज ऑफ बेसिस, और ये चेंज ऑफ बेसिस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिसेस। तो यूनिटरी मैट्रिसेस चेंज ऑफ बेसिस में यूज होते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम मैकेनिक्स। सिमिलरली सिमेट्री ऑपरेटर्स के तौर पे भी यूज होते हैं। सर अब लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ बेसिस में यहाँ पर जो कांस्टेंट आते हैं ये भी चेंज होते हैं, लेकिन उसको हम फाइंड किस तरह के थे, या हमने तो यहाँ वही पर बस तो सिर्फ वही तो वही तो जनरलाइजली प्रोसेस फाइंड है ना। किया? वी विल हैव अ लेक्चर ऑन चेंज ऑफ बेसिस कि ये कैसे फाइंड करते हैं, कि यहाँ पर कंपोनेंट C1 यस है और सर। यहाँ पर कंपोनेंट अल्फा हो जाता है, यहाँ पर कंपोनेंट C2 है और यहाँ पर कंपोनेंट बीटा हो जाता है, तो ये डेफिनेटली बराबर नहीं होते, ये कंपोनेंट्स डिफरेंट होते यस हैं। सर। अब इनके दरमियान चेंज रिलेशन होते क्या है, ये रिलेशन आपको यूनिटरी मैट्रिक्स से पता चल जाता है। यूनिटरी मैट्रिक्स आपको ये सारा कुछ दे देता है। तो चेंज ऑफ बेसिस इज अ टॉपिक फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। ठीक है? हैं। ओके सर। फिर इन यूनिटरी मैट्रिसेस को हम यूज करते हैं सिमेट्री ऑपरेटर्स के तौर पे। अब ये डिस्कशन आपको कहां पर हेल्प करेगा? दिस विल हेल्प यू इन क्रिस्टलोग्राफी। जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जो क्रिस्टलोग्राफी होगी, जब आप डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशंस करेंगे, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ये सब कुछ, सो जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, symmetry operations are done by symmetry operations are done by unitary matrices। और इन सिमेट्री ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या है? इनके अंदर रोटेशन इंक्लूडेड है,
इनके अंदर रिफ्लेक्शन इंक्लूडेड है, इनके अंदर इन्वर्शन इंक्लूडेड है। ये सारे ऑपरेशंस जो हैं, रिफ्लेक्शन, इन्वर्शन, रोटेशन, और ये सब कुछ जो हैं, ये क्रिस्टलोग्राफी के अंदर आप डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स को रोटेट करते हैं या डिफरेंट प्लेन्स को के ऊपर ये ऑपरेशंस लगाते हैं। तो ये सारा कुछ आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस। सो दिस आइडिया विल बी हेल्पफुल इन क्रिस्टलोग्राफी, यूनिटरी मैट्रिसेस का जो आइडिया है। एंड फाइनली ये वाला जो यूज है, दिस इज क्लासिक फॉर क्वांटम मैकेनिक्स अगेन। So in quantum mechanics, unitary matrices are used as a time evolution operator. जो आपका टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है, time evolution operator is unitary operator. Time dependent equation. Yes, and this is the time dependent Schrodinger. Time dependent Schrodinger equation. T TDS. time TD dependent Schrodinger equation. Schrodinger equation. तो आपका जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसके अंदर जो 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 स्टेट आपका इवॉल्व करता है टाइम में, तो वो इवोल्यूशन आपको एक यूनिटरी ऑपरेटर से मिलता है। तो फॉर दिस, ये जो डिस्कशन है, ये जो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर और ये जो डिस्कशन है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रीड चैप्टर 2 ऑफ जेटली, चैप्टर नंबर 2 ऑफ जेटली। जो जेटली की बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, ये आइडिया उसके अंदर बहुत एलिगेंटली डिस्क्राइब हुआ है, एंड दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो आप इसको ज़रा रीड कर लें, और उसके अंदर ये जितना भी हमने लीनियर वेक्टर स्पेसेस का जो हमने आइडिया, जो हमारा कोर्स के अंदर जो हमने कंटेंट पढ़े हुए हैं, वो ये आपको हेल्प करेंगे उस चैप्टर को समझने में। ठीक है, अब पूरा आपको क्वांटम मैकेनिक्स के साथ एक कनेक्शन मिल जाएगा Yes, कि ये sir. जो लीनियर अलजेब्रा है या लीनियर वेक्टर स्पेसेस है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के साथ किस तरह से फॉर्मली कनेक्ट होती है। सो जेटली हैज डन ऑल दिस इन चैप्टर 2, जो उसके क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुक है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रीड दैट चैप्टर नाउ। यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ये चीज़ें हमने मैट्रिसेस भी हमने डिस्कस कर ली, हमने वेक्टर स्पेसेस के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन कर लिया। सो आई होप यू विल फॉलो दैट चैप्टर नाउ। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें। ये सिर्फ आपको जस्ट एक हिंट देना है कि ये यूनिटरी मैट्रिसेस कहाँ पर यूज होंगे। सो चेंज ऑफ बेस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज होगा, और टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर अगेन क्वांटम मैकेनिक्स में, और सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं दे आर यूजुअली इन क्रिस्टलोग्राफी एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड सो ऑन। इसी चीज़ को आप ग्रुप थ्योरी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ यूज्ड इन थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स, जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। तो ये इसके ज़्यादा यूजेस तो है खैर नहीं होंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, बट इन क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड इन पार्टिकल फिजिक्स जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं उसमें, तो फिर आपको ये सिमेट्री ऑपरेशंस ज़्यादा करने पड़ते हैं उधर। सो इफ़ यू हैव एनी सर क्वेश्चन हियर, आस्क इट। सर ये चेंज ऑफ बेस में हमने ये स्टेट पाई और स्टेट x1 इस तरह इसके जो कंपोनेंट है सर ये हमने पढ़े, तो इसके बेसिस चेंज करने से और कंपोनेंट चेंज करने से मतलब क्या होता है? आपका देखें, आप एक वेक्टर को आप डिफरेंट बेसिस के अंदर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बात या नहीं? Yes, sir. let me draw a small figure here. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक 2 डायमेंशनल वेक्टर ले लें सपोज यहाँ पर, और ये इस r एक वेक्टर है जो कि है 5i + 6j के बराबर है। ठीक है, अब ये वेक्टर जो है ये r, इसके कंपोनेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू i j बेसिस, ये i और j बेसिस हैं। इसका ith कंपोनेंट क्या है 5 6 5, और j 5 कंपोनेंट क्या है के, 6 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है। अगर आप चाहें कि मैं इतना ही वेक्टर किसी दूसरे बेसिस में लिख लूं, फॉर एग्जांपल आपने अपने बेसिस इस तरह से कर लिए, ऐसे इस तरह से, कि जिसके अंदर ये अब ये
I नहीं है, लेट्स सपोज दिस इज E1 एंड दिस इज E2। अब इस बेसिस के अंदर आपका यही वेक्टर जो है उसके क्या कंपोनेंट होंगे? अगर आप इधर इस चीज को इसी में इसको लिख ले, ये चेंज ऑफ बेसिस अगर मैं लेट मी डू दिस हियर, ये मैंने नए एक्सिस डिफाइन कर लिए यहाँ पर। ये लेट्स सपोज दिस इज x प्राइम और दिस इज y प्राइम। तो आपका जो ओरिजिनल r वेक्टर है, ये पहले जो था, इसके कंपोनेंट i और j बेसिस में या x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम में 5 और 6 हैं, लेकिन x प्राइम और y प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है वो यही नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब यही है यहाँ पर कि जब आप किसी वेक्टर को डिफरेंट बेसिस में लिखते हैं तो उसके कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये बेसिस ऑर्थोनॉर्मल हो। लाइक ये जो बेसिस हैं, सपोज यहाँ पर आई जे बेसिस जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है, लेकिन आप वेक्टर को किसी दूसरे बेसिस में भी लिख सकते हैं जो ऑर्थोनॉर्मल ना हो, और लेकिन उसके अंदर कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है, बहुत अलजबरा थोड़ा सा मैसी हो जाता है। लेकिन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, यस एक सर। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में लिखना या दूसरे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में लिखना, तो इससे कोई क्योंकि वेक्टर्स जो होते हैं या स्टेट्स जो होते हैं, दे आर बेसिस इनवेरिएंट। आपका ये जो वेक्टर है ये बेसिस का मुख्ताज नहीं है, आप इसको किसी भी बेसिस में लिख लें। दिस इज व्हाट वी मीन कि अ ट्रू स्टेट और अ ट्रू वेक्टर इज बेसिस इनवेरिएंट। आप किसी बेसिस में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम बेसिस आर गुड एंड सम आर नॉट दैट गुड। सही है। यस सर, ठीक है। सो नेक्स्ट, दिस इज द